वेलकम इन A to Z क्लासेस दोस्तों। तो आज इस क्लास में हम CDP में क्या पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज जो हमारे एग्जाम्स में आती हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है वो है जीन पियाजे की थ्योरी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो पिछली वीडियोज़ में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में समझा, उसके कॉन्सेप्ट, स्टेजेस, और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप जाइए इसके और वो वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर यहाँ पे मिलते हैं। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना और हो सके तो शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो अब देखो जीन पियाजे में अभी सबसे पहले हम इन सज्जन के बारे में समझ लेते हैं ना, कि ये थे कौन, क्या इन्होंने काम किया और इनका नाम हमारे साइकोलॉजी में क्यों जोड़ा जाता है। तो जीन पियाजे जो थे, ये आप एक कहानी की तरह इसको समझो। ऐसे चलते हैं 1920 में, 1920s की बात है कि तो ये स्विट्ज़रलैंड के एक साइंटिस्ट भी कह सकते हो आप, साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हो, और वहाँ पे एक स्कूल में या एक इंस्टीट्यूट में ये एम्प्लॉयड थे, जहाँ पे प्रोफेसर थे या टीचर, कोई नॉर्मल आप कह सकते हो। तो इन्होंने वहाँ पे क्या किया, एक इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने तैयार किया जो कि बच्चों के लिए भी था और एडल्ट के लिए भी था। तो जब उस पेपर को इन्होंने देखा, उसका एनालाइज किया आंसर्स का, तो इसमें उन्होंने अलग अलग तरीके के आंसर्स पाए। ठीक है, वहाँ से उन्होंने क्या असम्पशन निकाला कि जो बच्चों का आंसर है, ठीक है, उनका आंसर और जो एडल्ट्स का आंसर है उसमें बहुत फ़र्क है ना। इन्होंने ये नहीं देखा कि ये आंसर गलत है या आंसर सही है, इन्होंने ये बारीकी समझी कि बच्चे ने इस आंसर को क्या सोच के किया, किस हिसाब से किया, और किसी एडल्ट ने क्या सोच के किस हिसाब से किया। ठीक है, तो वहाँ से इन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि जो बच्चों की सोच समझ होती है वो एडल्ट से डिफर करती है। ठीक है, क्वालिटी में, ठीक है, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में डिफर करती है, कि बच्चा जो है वो दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है, एक अलग तरीके से वो दुनिया को समझता है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ पे कोई जाएगा उसको उसके दिमाग में एक नॉलेज डाल दे कि ये ऐसी दुनिया होती है, आपको यहाँ ऐसे रहना है, इनसे मिलना है, इनसे दूर रहना है, इस चीज़ को पहले करना है, इस चीज़ को बाद में करना है। कुछ नहीं, बच्चा जो सीखेगा, जो उसका माइंड बोलेगा, जो वो थिंक करेगा, जो समझेगा, वो दुनिया का वही पर्सपेक्टिव बना देगा और उसी हिसाब से वो अपने जितने भी काम होंगे वो करता रहेगा। तो अब यहाँ से जब कंक्लूजन निकला इनका कि बच्चे हमारे जो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि जो बच्चे होते हैं अगर हमें उनको समझना है तो हमको उनकी तरीके सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक, उस काम में उनको ऐसा क्या दिख रहा है, या उस क्वेश्चन में जो भी उन्होंने बनाया था उसमें उसने ऐसा क्यों अटेम्प्ट किया। तो उन्होंने उस बारीकी को समझा और ये कंक्लूड किया कि अगर हमें बच्चों को समझना है तो हमें उनके हिसाब से सोचना पड़ेगा, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, अपना नहीं। ठीक है, उसके बाद अब ये इतना ज़्यादा इस चीज़ से इंस्पायर हो गए थे, इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए कि आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने अपनी आधी ज़्यादा लाइफ इस चीज़ में सिर्फ लगा दी, बच्चों का कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर इस इंसान ने इतनी मेहनत करी है तो हम लोग का भी फ़र्ज़ बनता है थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ लें। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा एक बात अलग है ना, लेकिन ये चीज़ आपको एज अ पेरेंट भी हेल्प करेगी, ठीक है, एज अ ब्रदर, ठीक है, ऐसे भी हेल्प करेगी, और एज अ ह्यूमन भी हेल्प करेगी, तो उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब जब वहाँ तक तो ये बात थी कि जो बच्चा होता है वो एडल्ट से और काफ़ी सोच में दोनों के डिफरेंस होता है, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, अपने जो इनके 3 बच्चे थे उन पे इन्होंने अप्लाई कर दिया। उनको इन्होंने इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस तक उनको ऑब्जर्व किया, और कुछ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन थे, कुछ वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन किया था। जैसे मान लीजिए उनको आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक जैसे इंटरव्यू होता है आपका, क्लिनिकल मेथड होता है ना, उस तरीके के उन सब मेथड से ऑब्जर्व किया। अब वहाँ से उन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि सिर्फ सोच ही नहीं अलग होती है, इनकी खुद की हर स्टेज पे सोच बदलती रहती है। ठीक है, मतलब कि अगर वो अभी इन्फेंसी स्टेज में है तो उसी चीज़ को जो अभी ये कर रहे हैं उसको फिर अलग तरीके से करने लगेंगे अर्ली चाइल्डहुड में, फिर मिडल चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में, फिर एडोलसेंस में। तो वहाँ से उन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला कि जो बच्चे होते हैं उनकी सोच स्टेजेस के हिसाब से भी बदलती रहती है, उनकी जो थिंकिंग पावर होती है, आप कह सकते हो रीजनिंग एबिलिटी होती है, वो उनके एज के हिसाब से, स्टेज के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, तो उन्हीं स्टेजेस के बारे में अब हम पढ़ने जाएंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ थ्योरी से अगर डायरेक्ट आप देखो तो 1 से 2 क्वेश्चन, एक तो कन्फर्म है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन भी कभी कभी दे सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी को इसलिए अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि ये पूरी आपकी जो साइकोलॉजी है वो इन्हीं सब थ्योरीज पर बेस्ड है। तो जब आप चाहे हिंदी का क्वेश्चन करो, चाहे इंग्लिश का करो, आप चाहे ईवीएस का करो, किसी का भी क्वेश्चन आप करोगे, तो अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो इनके बेसिस पर आप राइट आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इनकी स्टेजेस के बारे में समझते हैं। और एक बात और समझ लो, जो स्टेजेस होती हैं कि जैसे ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है तो ये इतने साल से इतने साल है, ये एक एवरेज टाइम है। इन्होंने ये भी कंक्लूजन किया कि ये नहीं कि मतलब इतनी एज में यही स्टेज होगी,
ना एवरेज जो 80% 90% बच्चों के साथ होता है वो यही होता है कि इस एज के बच्चे इस स्टेज में होंगे। ठीक है, तो चलो अब फटाक से इसकी स्टेजेस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो अब अगर स्टेजेस के बारे में देखें तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स समझ लेते हैं जो हमारे स्टेजेस में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन्होंने बच्चों को अपने जो भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इन्होंने क्या बच्चों को कंक्लूड किया कि जो बच्चे होते हैं हमारे उनको इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट बोला। अब साइंटिस्ट का काम क्या होता है? खोज करना, डिस्कवर करना, इसलिए उन्होंने उसको क्या डिस्कवरर भी बोला कि बच्चे जो हमारे हैं डिस्कवरर हैं। ठीक है, किसी की ज़रूरत नहीं, खुद ही बहुत काबिल हैं। तीसरा इन्होंने क्या बोला उसको, अब कुछ डिस्कवर कब करता है इंसान? जब कुछ कंस्ट्रक्ट करता है, इसलिए इन्होंने क्या बोला उसको कंस्ट्रक्टर भी बोला। तो ये इन्होंने 3 टर्म दिया बच्चों को। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि टीचर को या आप जो भी बच्चों से बड़े होंगे, ठीक है, अब हम लोग अगर बीएड पढ़े हैं या फिर इस फील्ड में हैं तो यहाँ पे बोलेंगे जो टीचर है उसको किस तरीके का काम करना चाहिए, फैसिलिटेटर का। मतलब आप बस होता नहीं कि बस आप उसको उंगली थमा दो बस, ठीक है, बाकी वो कंधे पे खुद ही चढ़ जाएगा, ये नहीं कि उसको पूरा आप गाइड ही किए पड़े हो। ठीक है, इसलिए टीचर को क्या बोला गया है यहाँ पर, एज अ फैसिलिटेटर। एक और टर्म होता है, एक टर्म होता है हमारा स्कीमा। ठीक है, इसको हिंदी में भी स्कीमा ही बोलते हैं, वैसे आप देखो तो इसका मीनिंग जो होता है वो योजना होता है। ठीक है, योजना। अब ये क्या चीज़ होती है, स्कीमा को हम कह सकते हैं ये एक हमारा मेंटल स्ट्रक्चर होता है। मेंटल स्ट्रक्चर भी कह सकते हो आप, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ये अब हर बच्चों के अंदर एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है कि वो किसी भी चीज़ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर सकें, ठीक है, या उनमें रिलेशन बिल्ड कर सकें ना। सपोज फॉर आप एग्जांपल लो, जैसे मान लो अगर बच्चे ने एक डॉग देखा तो वहाँ से वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि इसके 4 पैर हैं और एक टेल है। अब मान लो वो एक जू में गया, वहाँ पर उसने टाइगर देख लिया, और उसको टाइगर थोड़ी नहीं समझेगा, वो क्या देखेगा 4 पैर इसके भी हैं, टेल इसके भी, तो कुत्ता हुआ है, ठीक है, डॉग हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कि जो उसका स्कीमा जो बन गया है ना उस डॉग को लेके या उस एनिमल को लेके, ये बन गया है कि हाँ उसने इंफॉर्मेशन को रिलेट कर लिया। ठीक है, उसको नहीं पता कि मैं गलत सोच रहा हूँ जब तक आप उसको बताओगे नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ इंफॉर्मेशन बिल्ड होती है इसको हम बोलते हैं स्कीमा। और ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं होती है, ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, स्कीमा ऑफ पर्सन, सोशल सोसाइटी के लिए भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है। ठीक है, पर्सन्स का जैसे सपोज मान लो आप बच्चे के सामने गए ना, अब उसको कैसे पता चल जाता है कि ये मम्मी ज़्यादा प्यार करेगी, पापा ज़्यादा प्यार करेंगे, वो पड़ोसी वाले उतना प्यार नहीं करेंगे, चाचा ज़्यादा प्यार करेंगे, भैया ज़्यादा प्यार करेंगे। तो ये सब क्या उसका एक स्कीमा बन जाता है, एक इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में बैठ जाती है कि इन इंसान के साथ हमारा ऐसा बिहेवियर होगा। ठीक है, या हमें इस तरीके से पैम्परिंग करेंगे जो भी है। तो ये होता है हमारा स्कीमा। इसी के आधार पर देखते हैं कि जो हमारा स्कीमा होता है या मेंटल स्ट्रक्चर, ये सबसे ज़्यादा कब ग्रोथ अटेन करता है, जब हम किस एज में होते हैं, 14 से 15, मतलब एडोलसेंस की एज में ना। एडोलसेंस वाले में बताया था ये चीज़ को कि इस टाइम पे जो हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है इस स्टेज पे। अब पियाजे जी ने एक और बात बोली थी, ठीक है, जो एग्ज़ाम का आप समझ लो कई बार ये क्वेश्चन आया है, इनके हिसाब से इसको पहले रब कर देते हैं। देखो अगर अच्छे से पढ़ोगे मज़ा लेके तब तो फिर ये थ्योरी आपको एक कहानी की तरह लगेगी। अब बेहतर भी ये कि कहानी की तरह लगे। ठीक है, ये नहीं कि बस पढ़ लिया एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी पढ़ो यार अच्छे से उसको समझो, फिर लाइफ टाइम भूलो मत, ऐसा पढ़ो। ठीक है, जीन पियाजे के हिसाब से ये बहुत एक समझ लो एक यूनिवर्सल क्वेश्चन है जो हमारा सीटेट में आते ही रहता है कि इन्होंने थॉट और लैंग्वेज के बीच में एक रिलेशन बताया। लैंग्वेज को हालांकि इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया है, इन्होंने थॉट को ज़्यादा महत्व दिया है, थिंकिंग को, थॉट को, कॉग्निटिव को। इनके हिसाब से जो थॉट है प्रोसीड्स लैंग्वेज, कि हमारे थॉट्स पहले आते हैं, लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है। लेकिन इसी का उल्टा किसने बोला था, वाइगोस्की भाई साहब ने बोला था। इनको भी पढ़ेंगे, पहले इनको पढ़ लें। ठीक है, उन्होंने इसकी एक तरीके से समझिए आप आलोचना ही करेंगे ना। तो जितनी भी थ्योरीज हैं सब में कहीं पे वो सही हैं तो ये उनको गलत कर दिए,
अब जब इनको गलत किया तो उन्होंने वापस इनको गलत कर दिया ना, परेशान हम लोग होते हैं। तो एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे हम। कुछ चीज़ें किसी साइकोलॉजिस्ट की सही, कुछ चीज़ें किसी साइकोलॉजिस्ट की सही, और जब सब पढ़ लोगे तब आप एक कंक्लूजन निकाल पाओगे कि कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एलिमेंट्स जो हमारे इस थ्योरी के लिए ज़्यादा उस पर प्रभावित हैं जो। तो अब यहाँ हम बात करते हैं इनके एलिमेंट्स की। ठीक है, टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैच्योरेशन की, फिर आता है हमारा एक्सपीरियंस। अभी एक एक करके समझेंगे, टेंशन ना लो। फिर आता है सोशल इंटरेक्शन, उसके बाद आता है हमारा इक्विलिब्रेशन। अब मैच्योरेशन क्या होता है कि मतलब ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि बच्चा कितना एज का है ना। ये थोड़ी ना कि वो इन्फेंसी स्टेज में और तुम उससे करो बेटा पापा बोल दो ना, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा बहुत बड़ा होगा तभी तो बोलेगा ना, एकदम शुरू में ही कहने लोगो। या उसको आप सीधे बोल दो कि ये 2 पेज का ऐसे इसको याद कर लो ना, तो क्या होगा कि हमको उसका मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से तब हम उसको डील करेंगे कि जिस एज का है वो उस हिसाब से उससे हम कुछ काम लेंगे। एक्सपीरियंस क्या है कि बच्चा क्या बोलते हैं एक्टिव होना चाहिए ना, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस उसको गेन हो, ठीक हो। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन क्या कि जो बच्चा होता है वो समाज और जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट है ना, वो उनके बीच एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वहीं से वो चीज़ों को एक्वायर करेगा और वहाँ से वो एक्सपीरियंस करेगा। इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि वो अपना जो है संतुलन बनाए रखता है, जो भी उसको पता है, ठीक है, और कोई नई चीज़ अगर मिल जाए तो उनके बीच को क्या करेगा, वो संतुलन बनाने की कोशिश करेगा ना। वही जैसे डॉग वाला था ना कि डॉग देख लिया, अब टाइगर भी देख लिया, क्या उसने एक संतुलन बना लिया ना। इसको अगर सही टर्म देखो तो इक्विलिब्रेशन भी आपका सही टर्म अगर इसको हम देखें तो इसको हम एडेप्टेशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। वहीं से ये वर्ड का आप अच्छे से समझ पाओगे ना। इसको भी समझ लेते हैं, बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन इस पे भी आते हैं। एडेप्टेशन में देखिए 2 चीज़ होती है। चलो अब इसको बढ़िया तरीके से लिख लिया यहाँ पे, अब आसानी से समझेंगे। अब ये जो एडेप्टेशन होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अनुकूलन, तो इनके जो टर्म्स हैं हम कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हिंदी में थोड़ा थोड़ा टर्म बता दें, क्योंकि ये आपके अदर सब्जेक्ट में फिर काम आएगा हिंदी में, ठीक है। वहाँ पे तो इंग्लिश आएगी नहीं। तो एडेप्टेशन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके जो हमारे जो 2 मेन प्रोसेस काम करते हैं, एक है हमारा एसिमिलेशन और एक है हमारा एकोमोडेशन, ठीक है। एडेप्टेशन मतलब किसी चीज़ को अडेप्ट करना, जब बच्चे उस चीज़ को सीखते हैं किस प्रोसेस के थ्रू सीखते हैं या समझते हैं। एसिमिलेशन क्या हो गया, आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे को जो इन्फॉर्मेशन पता होती है पहले से, उन्हीं को वो अपनी न्यू सिचुएशन में ऐड कर लेता है। सपोज यहाँ पे इसको क्या पता था, डॉग के बारे में पता था ना, तो वो जू गया, क्या हुआ, उस इन्फॉर्मेशन को टाइगर पे, मतलब जो न्यू सिचुएशन हुई तो वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन इसको पहले से पता है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो एग्जैक्टली अगर देखो तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है उसी को ये न्यू सिचुएशन में ऐड कर लेता है, न्यू सिचुएशन में ऐड कर लेगा, फिर जो इसको पहले से पता था वही वहाँ पे समझ लेता है, वो उसी को अप्लाई कर देता है। अब दिक्कत कब होती है, मान लो उसको जब ये पता चला कि ये चीज़ गलत है, जो हमने सोचा ये गलत है, तो क्या होगा, उसका जो अभी इक्विलिब्रेशन मेंटेन था वो क्या होगा, संतुलन बिगड़ जाएगा ना। मतलब बच्चा हिल नहीं जाएगा कि क्या पता चल गया है ये हमको। जो अभी इनके बीच में क्या था हमारा, एक तरीके से अगर आप देखो इसको भी थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझ पाओगे सही से तो फिर आगे क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसको पूरा रब कर देते हैं। इतना टर्म समझ लिया आपने, अब आगे देखो। मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया एसिमिलेशन, और ये हो गया हमारा एकोमोडेशन। अब इनके बीच क्या है, अभी हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब न्यू सिचुएशन आ गई, अब क्या हो गया, बच्चा हिल गया, मतलब डिसइक्विलिब्रियम हो गया।
अब वापस उसको कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वापस वो फिर से संतुलन बना ले। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा। मान लो उसने डॉग को देखा था, ठीक है, इसकी बेस पे उसने क्या किया, टाइगर पे अप्लाई कर दिया वही चीज़ कि 4 पैर 1 पूंछ वाला जानवर, तो ये भी डॉग हो गया। अब उसके पेरेंट्स ने उसको क्या बताया कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये टाइगर है। ठीक है, उन्होंने पहले डॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई, फिर टाइगर की, तब वो क्या कर पाया, उस इंफॉर्मेशन में डिफरेंस निकाल पाया कि हाँ इनमें ये रिलेशन है, इसलिए ये अलग होंगे, ये चीज़ सिमिलर नहीं है। अब जो चेंज हुआ है ना, चेंज कह सकते हो आप, मॉडिफाई कह सकते हो, ये जो उसने किया है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एकोमोडेशन बोलेंगे ना। एसिमिलेशन को हम क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग स्कीमा में, ठीक है, कोई भी न्यू सिचुएशन आई, आपने वो इंफॉर्मेशन उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और अगर आपने कुछ चेंज किया है, अपनी प्रीवियस स्कीमा को चेंज कर दिया है ताकि वो नई इंफॉर्मेशन में अब सही से फिट हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो एकोमोडेशन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिंदी में समायोजन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि जो डॉग है वो हमारा डिफरेंट है किससे, वर्सेस लिख देते हैं, डिफरेंट है टाइगर से, ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये हो गया हमारा एडेप्टेशन। ठीक है, तो अभी एडेप्टेशन प्रोसेस पढ़ लिया हमने। ठीक है, और ये जो पूरा प्रोसेस है आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लो, उसके बाद फिर स्टेजेस पे आते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और पियाजे साहब की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, ये लिख लो भैया, थोड़ी बहुत हिंदी पता होना चाहिए, हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं अपनी हिंदी पे। संज्ञानात्मक विकास, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बता चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, है ना। यूपी टेट में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, इसमें तो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछ लेता है ना। सी टेट में क्या होता है, थोड़ा सिनेरियो बेस पे पूछता है, तो सिनेरियो पे तभी आप आंसर कर पाओगे जब आपको फैक्ट्स पता हों। तो इसलिए बहुत अलग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पढ़ोगे तुम पहले फैक्ट, फिर सिनेरियो अपने आप तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं इसके स्टेजेस के बारे में।